नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। सबसे पहले तो आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं लेके आया हूँ मेरे दिवाली के पिक्स 5 जो मैंने रिसर्च किए हैं थॉरोली। 5 ऐसे पिक्स जो अगर हमारे पोर्टफोलियो में रहेंगे तो वो अच्छे रिटर्न्स हमको कमा के दे सकते हैं। दोस्तों, रिसर्च मैं करते रहता हूँ स्टॉक्स के ऊपर, मुझे पसंद है, मेरा पैशन है। इस पिछले 5 साल से मैंने कई सारे स्टॉक्स रिसर्च किए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा चले हैं। कुछ कुछ तो 10 बैगर्स हुए हैं। मैंने एच डी एफ सी ए एम सी पे मैंने लगाए थे, एयरकॉन इंटरनेशनल है, फिर ग्रेन्यूल्स है, एल हाउसिंग, ग्रीन लैम्प, वेदांता। इन सब स्टॉक्स को मैंने मेरे कुछ जो चेक पॉइंट्स रहते हैं उनके बेस पे रिसर्च करके उनमें मैंने लगाए थे और उसमें मुझे अच्छे रिटर्न्स भी मिले हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस टाइम मैं यूट्यूब पे नहीं था। अब मैं यूट्यूब पे हूँ तो मैं ज़रूर मेरे जो रिसर्च पिक्स है वो आपके साथ भी शेयर करूँगा। मेरी कुछ, देखिए, मैं फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ और मैं कुछ बेसिक चीज़ें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले देखता हूँ। और अगर वो सारी चीज़ों पे, वो सारे पैरामीटर्स पे अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आई फील दो स्टॉक्स आर गुड टू इन्वेस्ट, जिसमें हमें लॉन्ग टर्म तक बने रहना चाहिए। और मैं एक लॉन्ग, स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है, स्टॉक मार्केट हो या लाइफ हो, कुछ भी 100% करेक्ट नहीं होता दोस्तों। अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। कुछ मेरे पिक्स जो फेल हुए, हैप्पीएस्ट माइंड्स मेरा, मैंने अभी तक इन्वेस्टेड हूँ, वो नहीं चला है। अगर मेरे किसी भी सब्सक्राइबर में से कोई उसके बारे, उस कंपनी के बारे में फर्स्ट हैंड जानकारी रखता है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं सुनना ज़रूर पसंद करूँगा। विकास इकोटेक नहीं चला, नोसिल, दीप इंडस्ट्रीज, ये कुछ स्टॉक्स है जो फेलियर्स भी रहे हैं। फेलियर्स इन द सेंस जिन्होंने रिटर्न कमा के नहीं दिए, लॉसेस में एज सच कोई नहीं गए। उन लोगों ने उस तरह के 10 बैगर मल्टी बैगर रिटर्न जो मैंने सोचे थे कि ये कमा के देंगे, वो कमा के नहीं दे पाए। तो इट्स ऑल अबाउट योर रिसर्च। आपको करते रहना चाहिए, अपने आप को डेवलप करते रहना चाहिए। और इट्स अ गेम ऑफ एक्यूरेसी, आप कितना एक्यूरेटली किसी स्टॉक को प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको मेरे आज के 5 स्टॉक पिक्स, दिवाली के स्टॉक पिक्स बताता हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं। मैं मेरे 5 स्टॉक पिक्स शेयर करने से पहले मेरे कुछ बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्या मेरे चेक बॉक्सेस रहते हैं जिनको मैं टिक करता हूँ और उसके बेस पे मैं उस स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, वो मैं पहले आपको क्विकली समझाता हूँ। क्या होता है कि डेली लाइफ में पॉसिबल हो सकता है कि आपको इतना रिसर्च का टाइम ना मिले, तो उसके लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। एटलीस्ट आप बेसिक जानकारी ले सकते हैं कि क्या चीजें आप किसी भी स्टॉक में फंडामेंटली देख सकते हैं, जिसके बेस पे थोड़ा सा धीरे धीरे समझने की कोशिश कर सकते हैं कि किस बेस पे स्टॉक सिलेक्शन हो सकता है। देखिए, कोई भी जो इन्वेस्टर रहता है, नया इन्वेस्टर या थोड़ा बहुत जिसने मार्केट में शुरू किया, उसको डर क्या रहता है कि स्टॉक, कंफ्यूजन क्या रहता है उसको कि स्टॉक कैसे सिलेक्ट करूं, मैं कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करूं, किस सेक्टर में सिलेक्ट करूं। अब स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद अगला कंफ्यूजन क्या आता है लोगों को कि ये ऑलरेडी बहुत चल चुका है, तो अब इसको मैं किस लेवल पे पकड़ूं, और ये कितना नीचे जा सकता है स्टॉक, और ये कितना ऊपर जा सकता है। तो अब मेरे सिलेक्शन क्राइटेरिया से आपको ये सारे प्रॉब्लम्स, आपके सारे कंफ्यूजन बेसिकली दूर हो जाएंगे। तो दैट विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि किस सेक्टर में आपको जाना चाहिए, अभी ये स्टॉक कितना चल चुका है, कितना नीचे आ सकता है। ये भी आपको मेरे सिलेक्शन क्राइटेरिया में बताऊंगा कि कैसे आप पहचान सकते हो। तो इतना अगर सब आपने समझ लिया तो यू आर टू गो इन द स्टॉक मार्केट, मतलब आपका रिस्क जो है वो कवर्ड रहेगा। एक आपका जो मैनेज रहेगा रिस्क, जिसके बेस पे आप जाके अपना धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्विकली मेरे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो एक इंडस्ट्री के बाद बिजनेस के बारे में देखता हूँ, वो उसकी पेडिग्री और उसका मोड हमें देखना चाहिए दोस्तों। अब पेडिग्री से मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि पेडिग्री जो रहता है, इसको इन्हें बोलते हैं नस्ल। देखिए, कोई भी खच्चर हो वो कभी घोड़े की तरह नहीं दौड़ सकता, और कोई भी कौवा कभी हंस की चाल चल नहीं सकता। तो बस यही होता है नस्ल। किस नस्ल की कंपनी आप एक्चुअली देख रहे हो, उसका बिजनेस मोड क्या है। मोड हम जब कहते हैं कि उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उसके पीयर्स में, उसके कॉम्पिटिटर्स में वो क्या एडवांटेज रखती है, ये चीज कभी भी आपको किसी भी कंपनी में फंडामेंटली देखने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज है कि किस इंडस्ट्री में वो बिजनेस काम करता है। मैं एज अ पर्सनली अगर बताऊं तो मैं ज्वेलरी सेक्टर से दूर रहता हूं, मैं रियल एस्टेट सेक्टर से दूर रहता हूं, मैं माइनिंग और मेटल्स में जो जिनका प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है किसी एक्सटर्नल रॉ मटेरियल पे, जैसे गोल्ड हो गया या फिर मेटल्स हो गया या फिर रॉ मटेरियल आपका रियल एस्टेट में ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री पर डिपेंडेंस उनका ज्यादा है। तो इस तरह के बिजनेसेस से मैं पर्सनली, इस तरह की इंडस्ट्री से दूर रहता हूँ। मैं ऐसी इंडस्ट्री देखता हूँ जो करंटली ट्रेंड में है, जो करंटली अप साइकिल में है, जिनका फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ, फ्यूचर इंडस्ट्री ग्रोथ अच्छा है। मैं उस तरह की इंडस्ट्रीज पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये अगर मैं आपको समझाऊं इंट्रिंसिक वैल्यू मैं कैसे देखता हूँ। देखिए, आपको एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी चीज, देखिए स्टॉक क्या है, बाय और सेल का गेम है और कुछ नहीं है, ऑल अबाउट सेलिंग एंड बाइंग। तो अब अगर हम रोज की जिंदगी में बात करें, आप कोई भी चीज, फर्ज कीजिए आप अपना एक प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं, या फिर अपना एक घर, या फिर अपना एक आपने टू व्हीलर या फिर आपने एक फोर व्हीलर पुरानी सेल करने के लिए निकाली है, या फिर घर का कोई भी आइटम आपने सेल करने के लिए निकाला, तो आपके मन में एक चीज फिक्स रहती है कि ये
वैल्यू है, इसके नीचे तो ये नहीं बिकना चाहिए। मतलब दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू कि आप प्लान करते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा हाई वैल्यू पे बेचने के लिए, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड में एक फिगर आप फिक्स करके रखते हैं कि इसके नीचे तो मैं नहीं बेचूंगा क्योंकि इसकी इतनी वैल्यू है आज की तारीख में। तो दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। किसी भी स्टॉक की भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है दोस्तों, जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है। हालांकि इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना एक बहुत ही एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज है, उसमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसी बहुत सारी टेक्निकल चीजें रहती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो वेबसाइट जहां पे आप जाके डायरेक्टली एक एटलीस्ट एक बेसिक व्यू तो जान सकते हैं कि क्या उसकी वैल्यू है। मैं आगे आगे बताऊंगा आगे वाली स्लाइड्स में। अब डेट रिलेटेड रेशियोज में जरूर देखता हूँ किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कि देखिए, किसी भी कंपनी को एक चीज अगर कोई डुबा सकती है ना दोस्तों, दो ही चीज डुबा सकती है, एक तो प्रमोटर का इंटेंशन और दूसरा उसके ऊपर कर्जा। तो बेसिकली अगर ज्यादा डेट वाली कंपनी होगी तो ज्यादा चांसेस हैं कि अगर उस बिजनेस ने आगे जाके परफॉर्म नहीं किया तो वो इट कैन क्रम्बल अंडर इट्स ओन बर्डन। तो हमें ज्यादातर डेट फ्री कंपनियां जो हैं, जिनका डेट सर्विस कवरेज रेशियो अच्छी तरह से मैनेज है, अगर डेट लिया भी है बिजनेस के लिए तो उसको रिपे करने की कैपेसिटी उनकी दुगना तिगना है, मैं इस तरह की कंपनियों को जनरली प्रीफर करता हूँ। देखिए, इसको मैंने इन तीन पैरामीटर्स पे डिवाइड कर दिया, जो कि आगे 5 स्टॉक्स में हर इसमें आपको ये पैरामीटर दिखेगा। तो एडिक्वेट, फाइन और फाइनेस्ट। फाइनेस्ट मतलब टॉप क्वालिटी का, उसका मतलब सबसे कम डेट है और उसके सामने उसके रिटर्न्स, उसके प्रॉफिट ज्यादा है। फाइन मतलब अच्छा है, और एडिक्वेट मतलब इट्स जस्ट इनफ, जस्ट सफिशिएंट है कि वो अपने डेट को कवर कर सके, उसके प्रॉफिट्स जस्ट सफिशिएंट है कि वो डेट को कवर कर सके। सिमिलरली मैं ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जरूर देखता हूँ कि अर्निंग्स पर शेयर क्या है पर्टिकुलर कंपनी का, उसका पी मल्टीपल क्या है पीयर्स कंपैरिजन में, उसके रेवेन्यूज किस तरह से ग्रो हो रहे हैं पिछले 5 साल में। तो इसको भी मैंने 3 भाग में डिवाइड कर दिया, एवरेज, हेल्दी और टर्न अराउंड, जो कि अगले 5 स्टॉक्स में आपको ये देखने को मिलेंगे कि वो किस कैटेगरी में मैंने उन स्टॉक्स को रखा है। तो चलिए अब एक एक करके मैं स्टॉक के बारे में बताता हूँ दोस्तों। मैं मेरे 5 स्टॉक्स के ऊपर, वैसे तो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो मैं क्विकली कवर करने की कोशिश करूंगा कि इनके क्या पैरामीटर्स है जिसके बेस पे मैं इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ ओवर द लॉन्ग टर्म। तो पहला मेरा स्टॉक है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि वारी नाम से 3 स्टॉक्स चल रहे हैं स्टॉक मार्केट में। एक वारी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, एक वारी एनर्जीज लिमिटेड है और एक वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की मैं बात यहाँ कर रहा हूँ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वारी ग्रुप का एक सब्सिडियरी 100%। इसका करंट मार्केट प्राइस 1441 है। ये 3000 रुपए का हाई लगा गया था। मेरे को डिस्क्लेमर में टाइम टाइम पे देते रहूंगा। मैंने 1450 रुपीज पे 1.5 महीने पहले स्टॉक में लगाए थे और मैंने मार्केट कंडीशंस थोड़े देखते हुए मैंने इसको 1800 रुपीज पे निकाल लिया था, और फिर ये स्टॉक अब एक चांस दे रहा है, फिर से ये 1400 रुपए पे आया। तो मैं जरूर कंसिडर कर रहा हूँ स्टॉक को फिर से थोड़ा थोड़ा करके इसमें इन्वेस्ट करने का। ये रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में दोस्तों, अगर आपने मेरा सेक्टर्स दैट विल शाइन ये वीडियो नहीं देखा होगा तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में बात की है कि रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर सेक्टर किस तरह से डिसरप्टिव होने वाला है, अगले 10 साल में अपने फ्यूचर को चेंज करने वाला है। ये इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया, सोलर ईपीसी और पावर जनरेशन बिजनेस में ये कंपनी काम करती है। अब देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू जो मैंने मेरी पहली स्लाइड में बात की, अगर आपको जानना है कि आप सोचेंगे कि ये स्टॉक गिर गिर के कितना गिर सकता है, तो ये वो वैल्यू मैंने निकाल के आपके सामने रखने की कोशिश की है। मैंने आपको बताया बहुत सारे कैलकुलेशंस जाते हैं इसके अंदर। तो 575 ये इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बिजनेस, मतलब इसके नीचे तो ये बिजनेस बिक ही नहीं सकता। दोस्तों आपको पता है कि कोई भी स्टॉक जनरली इंट्रिंसिक वैल्यू के अच्छा कोई स्टॉक रहेगा तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास कभी ट्रेड नहीं करेगा। वो दुगना तिगना चौगुना कितना भी ट्रेड कर सकता है, प्रीमियम पे ही ट्रेड करता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के कोई भी स्टॉक। आपको पता है कि जितने भी स्टॉक हैं स्टॉक मार्केट्स में, उसमें से जो टॉप अच्छे पेडिग्री के, अच्छे मोट वाले, बड़े कैपिटल मार्केट कैप के स्टॉक्स अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे कब आए थे पता है आपको? कोविड-19 जब हिट हुआ था तब मैक्सिमम स्टॉक्स जैसे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, रिलायंस, ये सब अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास आए थे दोस्तों। अदरवाइज इनके पूरे हिस्ट्री में ये लोग हमेशा ये स्टॉक्स ने दुगना तिगना चौगुना इंट्रिंसिक वैल्यू के ट्रेड किया है। तो इसको आपको उस सेंस में देखना चाहिए कि ऐसा नहीं देखना चाहिए कि इसकी वैल्यू 575 है और ये 1441 चल रहा है, इतना ज्यादा तो ले लेनी चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू को आपको उससे सही पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि दैट इज द मिनिमम वैल्यू एट विच एनी बिजनेस कैन ट्रेड। अगर इस वैल्यू को आपको मिलता है तो नथिंग लाइक दैट, मैं तो उसको भर भर के लूंगा उस टाइम। लेकिन ये किसी एक ही सिनेरियो में, कोविड-19 जैसे एक्सट्रीम सिनेरियो में जहां कैलेमिटी या वर्ल्ड वॉर ऐसा होगा, तभी ये आपको स्टॉक इस तरह के प्राइस पे देखने को मिलेंगे। अदरवाइज ये प्रीमियम पे ही ट्रेड करेंगे। तो डेट रेशियोज इसके फाइनेंस हैं, ज्यादा डेट है नहीं, प्रॉफिट्स इसके पिछले 2-3 साल में दुगने तिगने हुए हैं, रेवेन्यूज दुगने तिगने हुए हैं, क्योंकि ये सेक्टर जो है इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है और वारी ग्रुप जो है ये लीडर है इस सेक्टर में। पी मल्टीपल इसका एट पार है 1441 रुपए पे भी ये स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके जो मेरा प्लान आपको बताते जाऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ क्योंकि मार्केट्स और गिरने के चांसेस बहुत हैं अगले 2-3 महीने में। तो सभी एक साथ ना डाल के मैं थोड़ा थोड़ा इस स्टॉक्स में डालने वाला हूँ, इन स्टॉक्स में। और ओवरऑल फाइनेंसेस इसके हेल्दी हैं, तो प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज, ईपीएस,
इसका रिटर्न ऑन इक्विटी सब कुछ जो है ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट की बात करें, इंट्रिंसिक वैल्यू की तो हमने बात कर ली, दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो में 575 पे स्टॉक आएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट इसका, टेक्निकल्स की मैं बात करूं तो 1350 से 1375 के बीच है। यहाँ पर आए तो एक अच्छी खासी क्वांटिटी में मैं लेने का जरूर सोचूंगा। तो ये हो गया दोस्तों वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। अब दूसरा जो है स्टॉक, तो रियली इट्स रियली अंडररेटेड स्टॉक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। स्टॉक के बारे में सबको पता होगा, महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं ऑब्वियसली उनको तो पता ही होगा। ये एक बहुत ही पुराना लेजेंडरी बैंक है, लेकिन सीरियसली अंडररेटेड बैंक है दोस्तों। ये पिछले 21 से 22 के बीच में ये बैंक स्टॉक अराउंड 20 से 25 रुपए ट्रेड करा था, और ये 75 रुपीज का हाई अभी लगा के आया है। ये 8th लार्जेस्ट बैंक है पूरे पीएसयू बैंक में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला है ऑब्वियसली, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूबीआई है, सिटी बैंक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज द 8th लार्जेस्ट बैंक। इसका पी मल्टीपल अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही लो पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। और एक चीज रहती है फाइनेंस और स्टॉक मार्केट्स में, चैनल चेक दोस्तों। चैनल चेक क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उस पर्टिकुलर बिजनेस के साथ फर्स्ट हैंड इंटरेक्ट कर रहे हो, उसके मैनेजमेंट का एक्सेस है आपको। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक ऐसा बैंक है जहां मैं पर्सनली मिडिल लेवल मैनेजमेंट से इंटरेक्ट करते रहता हूँ। उनके जो एमडी है निधु सक्सेना जी, उनसे भी मैं मिल चुका हूँ। उनके फर्स्ट लाइन जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशीष पांडे जी हो गए, रोहित ऋषि जी, इन सब का फर्स्ट हैंड व्यू मैं ले चुका हूँ। उसके ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये बैंक एक बहुत ही अच्छी पेडिग्री का बैंक है। इसने अपने आप को पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा डेवलप किया है। इसकी असेट क्वालिटी, इसके निम मार्जिन, ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए पिछले 5-10 साल में, जो अल्टीमेटली इसके स्टॉक प्राइस में अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऑर्गेनिकली बढ़ रहा है ये बैंक। तो मैं यही कहूंगा कि डिस्क्लेमर ये देना चाहूंगा कि मैं इस स्टॉक में ऑलरेडी पार्शियली इन्वेस्टेड हूँ अराउंड 50 रुपीज के प्राइस पे, और ये स्टॉक अगर और नीचे आएगा तो मैं इसको और खरीदने वाला हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए 38.5 रुपीज है, और स्ट्रॉन्ग टेक्निकल रिपोर्ट इसका 40 से 43 के बीच है। ओवरऑल फाइनेंसेस इसके हेल्दी हैं। तीसरा जो है दोस्तों, ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, इस स्टॉक को मैंने रिसर्च किया है। ये ऑलरेडी मल्टीबैगर बन चुका है लिस्ट होने के बाद से। ये 1.5-2-3 साल पहले लिस्ट हुआ था, उसके बाद से ये ताबड़तोड़ रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। लेकिन फिर भी मैं क्यों इसको रिकमेंड कर रहा हूँ दोस्तों, ये हाई बना के आया 1587 का अक्टूबर 24 में। सी, ये एक मोनोपोली बिजनेस में है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, और एनएसडीएल दूसरा जो है, नेशनल सर्विस डिपॉजिटरी लिमिटेड। दो ही कंपनियां हैं दोस्तों जो इस बिजनेस में है डिपॉजिटरी सर्विसेज के। अब डिपॉजिटरी सर्विसेज का बिजनेस क्या है, डीमैट अकाउंट्स, ये सारे जो है सीडीएसएल मेंटेन करता है। सारे जितने भी आईपीओ आते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस स्टॉक मार्केट्स पे होते हैं, इन सबका एक सर्टेन चंक, एक सर्टेन परसेंटेज सीडीएसएल को जाता है। तो आप इसका बिजनेस देखोगे दोस्तों, तो कोविड-19 के पहले की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 4 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे दोस्तों, और आज की तारीख में आपको पता है कितने डीमैट अकाउंट्स होल्डर्स हैं, 17 करोड़। मतलब वुपिंग 4.5 टाइम्स डीमैट होल्डर्स की ग्रोथ हुई है। अब टोटल पॉपुलेशन आप 150 करोड़ की है, और आजकल हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। और स्टॉक मार्केट में मैं इन्वेस्ट करूं या फिर जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है वो आए, दोनों तरफ से इसको फायदा है दोस्तों। सेंट्रल डिपॉजिट को दोनों तरफ से ये चार्जेस रिकवर करते हैं। हम लोग जो लोग ब्रोकरेज देते हैं उसमें से एक सर्टेन चंक सीडीएसएल को जाता है। तो इट्स अ लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस, जिसमें कोई ज्यादा डेट की जरूरत नहीं है, कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस रिकवर करते रहने टाइम टू टाइम, और आगे जाके ये बढ़ते ही जाने वाले हैं। इसलिए मैं इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखूंगा मेरा। ये अभी फिलहाल ओवर वैल्यूड है, मैं इसको नीचे आने का वेट करूंगा थोड़ा सा, उसके बाद इसमें डालने की कोशिश करूंगा। इंट्रिंसिक वैल्यू 558 रुपीज है। इसका इमीडिएट टेक्निकल सपोर्ट 1340 से 1350 है। डेट रेशियो, पी मल्टीपल, ओवरऑल फाइनेंस के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप मेरे अभी तक के डिस्कशन से समझ चुके होंगे कि ये सारे ही बहुत ही अच्छे हैं इस कंपनी के। तो चौथी कंपनी जो है वो है वैरॉक इंजीनियरिंग लिमिटेड। मैं स्टॉक को काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ दोस्तों। मेरा एक और फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि पिछले साल 290 रुपए से मैंने स्टॉक को बाय किया था, और अराउंड 400 रुपीज पे मैंने इसको बेच दिया था। हालांकि उसके बाद ये 694 का हाई लगा के आया, और फिर से ये देखिए दोस्तों क्या होता है कि स्टॉक मार्केट जब गिरता, जितना गिरेगा ना उतना एक इन्वेस्टर के लिए अच्छा रहता है। ये फिर से मैं काफी टाइम से इसको देख रहा हूँ, इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ, लेकिन ये ऊपर ही ऊपर जा रहा था। अब ये फिर से एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है मुझे 520 रुपीज पे एंट्री लेने का। मैं जरूर इसमें एंट्री करूंगा, कुछ क्वांटिटी में जरूर इसकी लूंगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा बताता हूँ दोस्तों इसके बिजनेस के बारे में। ये ऑटो एंसिलरी बिजनेस में है ये कंपनी। सारे रिफ्लेक्टर्स, हेडलैम्प्स, आपके एयर फिल्टर्स, रेयर व्यू मिरर्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल कंपोनेंट्स, तो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर के लिए जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं ये सब बनाता है। टियर 1 लीडर है ये इस टाइप के बिजनेस में। और सबसे अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं इसकी, तो ये सबसे नीचे देख रहे हैं ना, ओवरऑल फाइनेंसेस में मैंने टर्न अराउंड डाला दोस्तों। ये टर्न अराउंड स्टोरी है दोस्तों। आप इसका पिछले 4 साल का चार्ट स्टडी करोगे, ये कंपनी कंटिन्यूअसली लॉसेस में थी पिछले 3-4 साल से। पिछले साल ये कंपनी लॉसेस से प्रॉफिट में आई है। लॉसेस होने का इसका रीजन था क्योंकि इसका लाइटिंग सिस्टम
का बिजनेस जो था ये काफी हैवी था, डेट रिडन था, इसको इन्होंने बेच दिया है, अपने कोर बिजनेस पे ये फोकस कर रहे हैं। 5 कंट्रीज में ये कंपनी प्रेजेंट है, रोमानिया, चाइना, इटली, इस तरह की कंपनीज में ये प्रेजेंट है। और इसका ये जो लॉस मेकिंग बिजनेस के बाद दोस्तों इसमें बहुत गजब का टर्न अराउंड आया है। और अगर मेरी माने तो ये स्टॉक प्राइस, मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा अगले 1.5-2 साल में 1000 के आसपास अगर ट्रेड कर रहा होगा, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि उस तरह का वैल्यू अनलॉकिंग इसके लॉस मेकिंग बिजनेस को सेल करने के बाद इसमें हुआ है, जो कि आगे जाके हमें और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो देखिए अभी भी ये लॉसेस में ट्रेड कर रहा था, तो इसलिए ये बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर बिलो सर्टेन वैल्यू ये ट्रेड कर रहा था। अब जाके ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट इसका 478 से 482 के बीच में है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक में जरूर इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा। आखिरी जो पिक है दोस्तों मेरा वो विम्टा लैब्स है। देखिए दोस्तों, मेरे जनरली रिसर्च स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जो अभी तक लाइमलाइट में नहीं आए हैं या फिर जो एनालिस्ट के रडार पे नहीं आए। देखिए, जो टीवी पे एनालिस्ट आएंगे या फिर बाकी फिन इन्फ्लुएंसर्स जो हैं बड़े बड़े, वो जनरली स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं, रिलायंस, सन फार्मास्यूटिकल्स, एचडीएफसी, कोटक। ये स्टॉक्स तो सबको पता है, ये ब्लू चिप कंपनियां हैं, ये अच्छी कंपनियां हैं, काफी चल चुकी हैं। तो मतलब देयर इज नथिंग बिग डील इन रिकमेंडिंग दो स्टॉक्स। ये जो है, मैं जो स्टॉक्स पे रिसर्च करता हूँ, ये अभी तक लाइमलाइट में नहीं आए हैं और इनका वैल्यू अनलॉकिंग एज सच इतना नहीं हुआ है। ये एफआईआई की नजर पे, रडार पे अभी तक नहीं आया। तो जब ये आएंगे इन लोगों के रडार पे, इन सब स्टेक होल्डर्स पे, तो किस तरह का वैल्यू अनलॉकिंग इसमें हो सकता है दोस्तों, उस हिसाब से मैं किसी भी स्टॉक को रिसर्च करता हूँ। जो कि मैंने आपको बताया, मैंने किस तरह के स्टॉक्स पिछले 5 साल में रिसर्च किए थे। तो विम्टा लैब्स भी एक ऐसी कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स, टेस्टिंग ऑफ फूड में है। बड़ा यूनिक बिजनेस मॉडल है दोस्तों इसका। इसका कॉम्पिटिटर एज सच सिंजीन इंटरनेशनल इकलौता इसका बड़ा कंप्यूटर है, अदरवाइज कोई ऐसा बड़ा कंप्यूटर नहीं है। तो एक ऐसी कंपनी जिसका कोई ज्यादा कंप्यूटर ही नहीं है, जो ऐसे बिजनेस में है, जो बहुत ही निशे सेगमेंट में है, यूनिक है, जहां पे ये अकेली ही दौड़ रही है जिस रेस में, तो तय है कि वो कंपनी आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगी, जहां पे अच्छे खासे एंट्री बैरियर है। तो इनका बहुत बड़ा लैब सेंटर है, ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। डॉक्टर वासी रेड्डी काफी एक्सपीरियंस प्रमोटर हैं इसके। ये जो है फूड टेस्टिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स, ड्रग डेवलपमेंट, सारे स्टेजेस ऑफ ड्रग डेवलपमेंट रहते हैं फार्मा कंपनीज के, उसमें ये सपोर्ट करती है। इसके लैब्स हैं ऑल ओवर इंडिया। तो एक काफी अच्छा बिजनेस है। फार्मा सेक्टर आगे जाके काफी ग्रो होने वाला है। अगर आपने मेरा सेक्टर्स टू शाइन बिजनेस ऑफ सेक्टर दैट विल शाइन, ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इसको जरूर देखिए। इसमें मैंने इस फार्मा सेक्टर के बारे में भी काफी डिटेल में बात की है कि किस तरह से ये सेक्टर आगे जाके डेवलप होने वाला है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 305 रुपए दोस्तों, फाइनेंस्ड है, पी मल्टीपल लो है, और ओवरऑल फाइनेंसिस इसके एवरेज है, जो आगे जाके मुझे लगता है कि इंप्रूव होंगे दोस्तों। तो अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि मेरा रिसर्च या फिर जो भी मेरा इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आपको हेल्प करे, तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके दोस्तों तक, आपके परिचितों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, उनको भी इसका फायदा हो, वो भी कुछ स्टॉक मार्केट्स के बारे में, स्टॉक एनालिसिस के बारे में सीख सके और वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। हैप्पी दिवाली, धन्यवाद।